नंबर 5, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। आइए इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये एक कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A। याद कीजिए, छोटा सिंबल क्या यूज करते थे? नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना? A इंटू एल, और नंबर डेंसिटी का सिंबल क्या यूज करते थे? छोटा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, N इक्वल टू NaL। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट जा रहा है I। मुझे निकालना है इस पर लगने वाला फोर्स। यहां तक निकालने के बाद याद कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? I अपॉन एन ए, आई अपॉन एन ए। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रहा। अब देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, समझना। अब हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब देखना बात, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या था फॉर्मूला? क्यू वी क्रॉस बे। ये था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी यहां से रखा, ये क्यू चार्ज, वी यहां से आई अपॉन एन ए इंटू बी। ठीक है, इंटू बी और आई। ठीक है, अब देखो यहां से ये Q क्या हो गया? चार्ज। ठीक है, तो Q हो गया टोटल चार्ज यहां पर, और Q इक्वल टू N इंटू ई, आई अपॉन एन ए इंटू बी। वेक्टर बाद में लगा दें, प्लस ड्राइव कर दें यहां से। F इक्वल टू N वहां से NaL ई आई अपॉन NaE इंटू बी। Na कैंसल, E और E कैंसल, तो फोर्स कितना हो गया? LIB। इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर IL क्रॉस बी। याद कीजिए, करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस बी। पहुंचिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर IL क्रॉस बी।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर आई एल क्रॉस बी। तो आज हम लोग को सिर्फ इसी फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है और इसी का एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर आई एल क्रॉस बी। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन निकालने के लिए वही याद कीजिए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल में फिंगर कहां था, फील्ड। ये कहां था, वेलोसिटी। तो जहां जाएगा वेलोसिटी उधर ही क्या जाएगा, करंट। उधर ही क्या जाएगा, करंट। तो फोर्स निकालने के लिए वही डायरेक्शन, राइट हैंड रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। सब जगह हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं। फिंगर अलोंग फील्ड, फिंगर अलोंग फील्ड। और ये कहा करंट, जहां जाएगा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वही क्या होगा, करंट। तो ये रहेगा करंट, फिंगर फील्ड। तो पाम बताएगा किसकी डायरेक्शन, फोर्स का। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बाय राइट हैंड पाम रूल। सभी जगह हम लोग राइट हैंड यूज कर रहे हैं। Direction of magnetic force by right hand palm rule, field, finger, thumb, current। palm बताएगा किसकी डायरेक्शन, फोर्स का। अब नीचे लिखा जाए स्लिटेड पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इफ स्ट्रेट वायर इज पैरेलल, नीचे पॉइंट कर लो। इफ स्ट्रेट वायर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड, straight wire is parallel or anti-parallel to field। straight wire is parallel or anti-parallel to field। parallel और anti-parallel, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये रहा एक वायर। दूसरा ये रहा, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में थीटा कितना, 0। थीटा कितना, 180। तो इस कंडीशन में थीटा 0, थीटा 180। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी। पूरा मॉडिफाई करें, आई एल बी साइन थीटा बोलो या बोलो बिल साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म आई एल क्रॉस बी। थीटा 0, तो बताओ थीटा 0 हो या थीटा 180, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कंडक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स 0, कोई फोर्स नहीं। Second condition, conductor is straight, conductor is perpendicular to field। straight conductor is perpendicular to field। फील्ड के परपेंडिकुलर, थीटा कितना, 90। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा या
आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन 90, फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल, बिल बोलो या आई एल बी, फोर्स मैक्सिमम। इस दोनों वायर पर बताओ फोर्स की डायरेक्शन, इस दोनों वायर पर फोर्स की डायरेक्शन, फिंगर फील्ड, ये कहा करंट, तो इस पर फोर्स कहां लगा, अंदर। याद करो राइट हैंड रूल, फिंगर फील्ड, ये करंट तो पाम क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन, ये रहा फील्ड, ये करंट, फोर्स कहां लगा, अंदर, फोर्स कहां लगा, अंदर। इस पर करंट कहां, नीचे, तो फोर्स कहां, बाहर। तो इस वायर पर फोर्स कहां लगा, इनसाइड, इनसाइड का सिंबल क्रॉस, और इसका फोर्स आउटसाइड, तो क्या लगा दिया, डॉट। इसी में अगला पॉइंट, इफ कंडक्टर इज कर्व्ड, अगर कंडक्टर कर्व्ड हो, नेक्स्ट पॉइंट या बोलो नेक्स्ट कंडीशन, इफ कंडक्टर इज कर्व्ड, कंडक्टर इज कर्व्ड, ये स्ट्रेट नहीं है, ये रहा कर्व्ड, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देना, कंडक्टर ये कर्व्ड है, ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म फील्ड में, अपने को पता करना है इस पर फोर्स, तो ध्यान देना, कंडक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान देना, यहां से यहां, मान लिया ये है DL1, यहां से यहां DL2, ये दोनों किस ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर, फिर DL3, DL4, DL5, ये इतने पार्ट में डिवाइड कर दिए। और याद कीजिए वेक्टर, ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो ये लाइन क्या होता था, A प्लस B प्लस C, ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां गए, यहां गए, यहां गए, ये शॉर्टेस्ट क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ वैसे ही हुआ, ये IDL1, DL2, DL3 यहां तक, तो ये चीज उसका क्या होगा, रिजल्टेंट। तो कंडक्टर कर्व्ड, यूज इट्स इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, दोनों एंड के बीच का कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, इसको बोल दिया मैंने एल इफेक्टिव। करंट इधर जा रहा है, फिर सुनो, लोग गलती क्या करते हैं, वहां से वापस ला दिए, वापस नहीं लाना है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये क्या होगा, A प्लस B प्लस C, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये रहा। तो भाई कंडक्टर कर्व्ड, देन यूज इट्स इफेक्टिव लेंथ, फॉर्मूला वही रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स FM IL इफेक्टिव क्रॉस B। देखिए DL1, DL2, DL3, ये सभी किसके इक्वल, एल इफेक्टिव। कंडक्टर कर्व्ड, यूज इट्स इफेक्टिव लेंथ, conductor is curved, use its effective length। क्लोज लूप की इफेक्टिव लेंथ जीरो, जहां से चले वहीं वापस आ गया तो कितना, जीरो, तो क्लोज लूप होगा तो उसकी एल इफेक्टिव कितना, जीरो, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे एग्जांपल मैं यहां बना रहा हूं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर सेमी सर्कल,
ये रहा सेमी सर्कल, ये जा रहा है करंट, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ कितना, क्या होता है इफेक्टिव लेंथ? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड, यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट क्या कहलाएगा? इफेक्टिव लेंथ। किसके इक्वल? टू आर। तो भाई लगाओगे फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स आई एल इफेक्टिव कितना? टू आर बी, और थीटा कितना? जल्दी बोलो, इसको भूल जाओ, अरे 180 इसको भूल जाओ, ये मैं थोड़ी पूछ रहा हूं। थीटा किसके बीच का एंगल था? आई एल क्रॉस बी, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, थीटा किसके बीच का एंगल? एल इफेक्टिव और बी, ये रहा एल इफेक्टिव और बी अंदर, थीटा कितना? 90। नहीं समझ में आया? फोर्स का फार्मूला आई एल क्रॉस बी, एल इफेक्टिव, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी, ये रहा एल इफेक्टिव और ये रहा बी, तो थीटा कितना? 90। आई एल इफेक्टिव टू आर, बी साइन 90, तो कितना फोर्स लगा भाई? बी आई इंटू टू आर। फोर्स की डायरेक्शन फिंगर फील्ड, ये किधर? करंट, किसका करंट? एल इफेक्टिव का। किसका करंट? एल इफेक्टिव की डायरेक्शन। एल इफेक्टिव किधर? बोले एल इफेक्टिव था क्या? दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट, ये दिखाया एल इफेक्टिव, ये रहा एल इफेक्टिव। करंट कहां? इधर या उधर ही? इधर ही। ये इनिशियल, ये फाइनल, ये रहा, ये रहा एल इफेक्टिव की डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फील्ड करंट, फोर्स कहां? ऊपर, फोर्स कहां लगा? ऊपर, जे कैप। कर्व्ड यूज एल इफेक्टिव, कर्व्ड यूज एल इफेक्टिव। So curved wire use effective length। चलो एक चीज यहां पर और समझो, और ये रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहां पर 5-6 जगह काम में आएगा। शायद मैंने इलेक्ट्रो में ड्राइव करवाया था, एक बार फ्री देखो, समझो। क्लोज लूप, लिखना मत समझना पहले। ये रहा क्लोज लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लोज लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। फिंगर का फील्ड सबसे चेक करो। चलो अभी बता रहा हूं मैं, इसको रिवर्स कर रहा हूं करंट को। इसमें क्या होगा वो बता दूंगा मैं, जो मुझे ड्राइव करना है पहले। ये करंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट है, इसके डिफरेंट पॉइंट पर मैं देख रहा हूं फोर्स की डायरेक्शन। देखो फिंगर कहां? फील्ड कहां? अंदर, ये कहां? करंट। यहां चेक करो, फील्ड करंट, फोर्स कहां? बाहर, ऊपर, बाहर, यहां बाहर। तो इसके सभी जगह देखोगे फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। सभी एलिमेंट पर फोर्स कहां लग रहा है? रेडियली आउटवर्ड, सभी जगह आउटवर्ड लग रहा है यहां पर फोर्स, ठीक है। सभी फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल। सभी फोर्स ने एक दूसरे को कर दिया कैंसल, तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया, बट टेंशन नॉन जीरो। मुझे पहले टेंशन ड्राइव करने दो, उसके बाद लिखना आप। आइए
इस पूरे वायर में एक छोटा सा एलिमेंट कट गया, ये एलिमेंट सेंटर पर एंगल बना रहा है थीटा। मैं सिर्फ इस एलिमेंट के बारे में सोच रहा हूं, सिर्फ इस एलिमेंट के बारे में। इस पर सोचिए तो इधर ये थीटा, चलो बेटर इसको मान लिया मैंने 2 थीटा। देखो यहां पर एक टेंजेंट, मतलब यहां बना इस पर लगने वाला फोर्स, बाहर लगा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा टेंशन अलोंग द लेंथ, एक टेंशन इधर, दूसरा यहां बना है टेंजेंट, एक टेंशन इधर, ये टी और ये टी। यहां बनाया मैंने एक टेंजेंट, आगे मैं भी प्रूफ कर दूंगा। ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। इस टी का कंपोनेंट ये टी कॉस थीटा, इसका भी ये कितना टी कॉस थीटा। दोनों का टी कॉस थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसल। बचा कौन, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा दोनों का नीचे, दोनों का टी साइन थीटा नीचे, तो 2t साइन थीटा किसको बैलेंस किया, मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, एलिमेंट छोटा तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा, 2t थीटा फॉर स्मॉल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। इधर रहा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बी आई लेंथ, उस छोटे से एलिमेंट का लेंथ r इंटू 2 थीटा। ये कहां से, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू एंगल, तो यहां से यहां का आर्क लेंथ रेडियस इंटू एंगल, यहां से 2 थीटा हो गया कैंसल। टेंशन कितना आ गया, बी आई आर, ये आ गया टेंशन बी आई आर। शॉर्टकट जो 4-5 जगह काम में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यही क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेंटर में चार्ज Q1, पूरे रिंग पर चार्ज Q2, टेंशन Fe/2π, मैग्नेटिज्म में यहां पर Fm/2π, सर्कुलर मोशन में टेंशन पूछा जाए तो Fc/2π। यहां से स्टार्ट करो। Fm मैग्नेटिक फोर्स, बी आई इंटू लंबाई, याद करने का तरीका शॉर्टकट है, बी आई इंटू लंबाई, बी आई 2πr डिवाइड बाय 2π, कट गया, कितना हो गया, बी आई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एफ ही के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2π। सर्कुलर मोशन में Fc/2π, Fc का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। पर यहां तक लो, फिर हम एक बार समझाते हैं क्या थीटा है, क्या 2 थीटा, कौन सा एंगल क्या है। नीचे नोट कर लेना, क्लोज लूप इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लूप इनसाइड द क्लोज लूप इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, net force will be zero, net force will be zero, but tension non-zero, but tension non-zero। चलो वापस फिर समझो, जो यहां बेसिक मैथ समझो लगा थोड़ा सा। सबसे पहले फोर्स जीरो, टेंशन नॉन जीरो कैसे हो सकता है भाई, फोर्स भी टेंशन भी फोर्स है। कुछ ऐसा विजुअलाइज करो, हम यहां पर खड़े हैं, आधे बच्चे इधर खींच रहे हैं 100 न्यूटन, आधे इधर खींच रहे हैं 100 न्यूटन, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, लेकिन मुझे टेंशन तो होगा। क्यों होगा भाई, सर क्यों टेंशन ले रहे हो, फोर्स तो बैलेंस हो रहा है, इधर 100 इधर 100, फोर्स तो बैलेंस हो गया, टेंशन तो होगा। क्यों होगा,
मेरे बॉडी पे लग रहा है कौन सा फोर्स? स्ट्रेचिंग फोर्स। अच्छा, ये जो टेंशन होता है कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ते हो, टेंशन, रस्सी में लगने वाला टेंशन, ये कौन सा फोर्स है? मैं अगर तुमको अभी मारूं, ये कौन सा फोर्स होगा? वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन। कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिक्स में जितने भी फोर्स पढ़ते हो, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो होता क्या है, जब रस्सी को खींचते हो, यू ट्राई टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, तो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले फोर्स जीरो हुआ, लेकिन टेंशन नॉन जीरो। किसके कारण? तो ड्यू टू स्ट्रेचिंग फोर्स। तो टेंशन तो है। फिर आइए, ये एंगल कैसे, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं, बहुत सा लॉजिक है, ये पेन और ये पेन, ये दोनों पेन आपस में परपेंडिकुलर, अगर और बिल्कुल फिक्स है ये, अगर मैं इस पेन को घुमाया 90 डिग्री से, तो ये भी कितने से घुमा? 90 से। ये 45 से, तो वो भी। और ये अगर थीटा से, तो ये भी कितने से? थीटा से। भाई टोटल एंगल 2 थीटा था, तो ये हाफ एंगल कितना? थीटा। ठीक है, ये हाफ एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, इधर का कितना जाएगा? थीटा। या ऐसे समझिए, ये यहां पर, तो ये टेंजेंट ये था, इसके बीच का एंगल कितना था? 90। और इसको मैं रोटेट किया थीटा से, तो ये चीज यहां गया, तो ये थीटा से, तो ये भी कितने से घूम गया? थीटा से। एनीवे, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना? रेडियस इनटू एंगल। रेडियस और एंगल कितना था? 2 थीटा। ठीक है, ये चीज सर्कुलर मोशन में कैसा काम आएगा? देखो, वहां क्वेश्चन आएगा, किसी पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पाइप में पानी भरा हुआ है, और इस पाइप को आप रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, अब ये घुमा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ट्राई टू मूव आउटवर्ड, तो सभी वाटर कहां जाए? बाहर। किसके कारण? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पाइप के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? स्ट्रेच। वहां पे टेंशन एफ सी बाय 2 पाए। एफ सी कितना? एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाए। तो अब आगे कहीं ड्राइव मत करना, एफ सी बाय 2 पाए, एफ ई बाय 2 पाए, एफ एम बाय 2 पाए। एक जगह और काम पड़ता है इसका, सरफेस टेंशन में भी यही फॉर्मूला। देखो वहां क्या, एक मेटालिक रिंग था, आप इसको गए और डाल दिए सोप सॉल्यूशन के अंदर, बाहर निकाले, एक फिल्म बन गया, पिक्चर वाली फिल्म नहीं है ना, एक उस पर फिल्म आ गया। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक बिल्कुल पतला थ्रेड, बिल्कुल रस्सी, दम मासलेस, तुम प्रैक्टिकली तुम कर सकते हो, एक रस्सी को जाके एकदम हल्के मास वाला रस्सी रख दी है, एकदम पतला थ्रेड। याद कुछ आ रहा है एग्जांपल सरफेस टेंशन का? अब क्या करते हैं, बीच में जाकर वो प्रिक कर दिए, तो ये बीच का पार्ट फट गया। फटने के बाद ये जो थ्रेड दिख रहा वही रहेगा कि ये सर्कल? सर्कल। ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अब ये बन गया किसमें? सर्कल में। अब उस रस्सी में फिर पूछेगा कितना टेंशन, तो वही फॉर्मूला, टेंशन निकालना होगा तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डिवाइड बाय 2 पाई। अब जब पढ़ोगे या कुछ याद करो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ऊपर रखोगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और थ्रेड का लेंथ कितना? 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई, कैंसल। कितना टेंशन? सरफेस टेंशन इनटू आर। ठीक है, तो जहां भी ये टेंशन, एफ ई बाय 2 पाई, एफ एम बाय 2 पाई, एफ सी बाय 2 पाई। मैंने वहां पर अगर करंट का थोड़ा और समझना, जिसका एक लॉजिक और है, जब आगे पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां थोड़ा समझ लो, ध्यान सुनना। अगर एक इस टाइप के रस्सी, इलास्टिक थ्रेड है, इलास्टिक वायर है, मैंने इस टाइप के वायर को रख दिया फील्ड के अंदर,
सर्कल वो था नहीं, आपने इस टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा फील्ड के अंदर। अभी करंट नहीं था, तुमने अचानक स्विच अप्लाई किया और दे दिया करंट। जैसे करंट लगाओगे, गया इसमें करंट, क्या होगा देखो। जैसे करंट गया, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, बाहर 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 बाहर, सब लगा बाहर। आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू सर्कल, इट विल कन्वर्ट इनटू। तो अगर ये मान लो सर्कल नहीं था, फ्लेक्सिबल वायर रख दिए फील्ड के अंदर, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इट विल कन्वर्ट इनटू सर्कल। अब लोगों का था सर ये ठीक है, आपने ये दिखा दिया, अच्छा मेरे करंट उल्टा दिखा दिया था नहीं, अच्छा बता दो, मैंने तो उल्टा दिखा दिया, यहाँ पर एक और बना दिया मैंने, इसमें दिया करंट इधर, दोनों को चेक करो। इसमें तो समझ में आया फोर्स इधर इधर नीचे नीचे, तो सभी पर फोर्स बाहर लग रहा है, तो ये खिंच के क्या बन गया सर्कल। यार इसमें तो फोर्स अंदर लग रहा है, इधर इधर इधर, तो क्या पड़ता है, इस पर इधर लगा, इधर आ गया, वो उधर चला गया, फाइनली क्या बन गया सर्कल। तो करंट किसी भी डायरेक्शन में हो, फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू सर्कल, और उस सर्कल में फिर फोर्स लगेगा जीरो, और टेंशन क्या होगा, नॉन जीरो। तो उस वायर में करंट क्लॉक हो या एंटी, फाइनली ये बनेगा। जिसको समझाएंगे इसके आगे जाके एक मेथड और होता है, पोटेंशियल एनर्जी समझाएंगे, बट अभी तो बस ये लिख लो, सर्कल नहीं था, सर्कल में कन्वर्ट हो गया। चलिए ये हो गया, आगे लिखिए, आगे हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। ये डेरिवेशन भी आपके 12th बोर्ड में है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। आइए देखा जाए, वायर की लेंथ इन्फिनिटी, चूंकि बी का जो फॉर्मूला था वो भी था हम लोग सिलेबस में इनफाइनाइट वाला, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। भाई इस पेन पर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका मास या अर्थ का मास, अर्थ का मास। तो भाई मुझे इस पर फोर्स निकालना है, तो फील्ड किसका, दूसरे का। आइए इस पर फोर्स लगाने के लिए इसका फील्ड रिस्पॉन्सिबल, तो मैंने बना दिया, इसने उधर क्या बनाया, क्रॉस, तो ये रहा क्रॉस इधर वाले वायर का फील्ड। इस वायर ने इधर क्या बनाया, डॉट, इस वायर ने इधर बनाया डॉट, वो उधर वाले ने, एक पर जो इस पर जो फोर्स लगेगा इसका फील्ड, और इस पर फोर्स उसका फील्ड। इसमें I1 उसमें I2, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लिया R। चलिए मुझे फोर्स निकालना है ऑन वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 बाय 1, फोर्स का फार्मूला BIL साइन थीटा, फोर्स ऑन 2, तो I किसका, 2 का, IL, उसमें एक L लेंथ का एलिमेंट लिया,
इसमें एक एल लेंथ का, जो लेंथ था इनफाइनाइट, मैंने एल लेंथ का एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स, उस पर फोर्स, उसका आई, उसकी लंबाई, इसका बी, B1 साइन थीटा, ये साइन 90, क्यों 90 भाई? फील्ड कहां? अंदर, करंट कहां? ऊपर, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। फोर्स ऑन टू बाय 1I2 L B1, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ, क्या था बी का फॉर्मूला? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1/R। आपको जो, और जितना लगाएगा 2 1 पर उतना लगाएगा 1 2 पर, तो फाइनली फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑर्डर ये रखना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2/R इंटू, और आपको याद रखना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, F बाय L, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2/R, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पहुंचिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब चेक करो फोर्स की डायरेक्शन भी, ध्यान देना। इस पर फोर्स की डायरेक्शन, फिंगर फील्ड अंदर, करेंट, फोर्स कहां लगा? इधर, उस पर फोर्स इधर लगा। इस पर देखो, इस पर फोर्स, तो उसका फील्ड कैसा है? डॉट बार। ये क्या है? करंट। फोर्स कहां लगा? उधर। तो मुझे आगे ये लिखवा लेना है, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन। करंट इन सेम डायरेक्शन attractive force, current in same direction attractive force, opposite direction repulsive force, current in same direction attractive force, opposite direction repulsive force, opposite direction repulsive force। 12th क्लास में डेरिवेशन ये था, ड्राइव कर लिए। क्वेश्चन भी आपको सिर्फ यही मिलेंगे, बट एक आप निकालो, भले वो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस, एडवांस का क्या, जे मेन का होगा कि 3 लाइन में बनेगा, भले उसमें इंटीग्रेशन है। मैं चाहूंगा ये आप निकालो। ये वायर करंट ऊपर जा रहा है, दूसरा वायर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसमें करंट I2, इसमें करंट I1, इसकी लेंथ L, यहां से यहां का डिस्टेंस A। निकालिए,
उस पर फोर्स, इसकी लेंथ इनफाइनाइट, निकालिए। निकालिए मैग्नेटिक फोर्स उस छोटे से वाले एलिमेंट पर, कीजिए इंटीग्रेशन। इस एल लंबाई का जो लेंथ है इस पर लगने वाला फोर्स, कोई बताएगा? मैं निकालता हूं भाई, ठीक है, चेक कर लो। यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कट किए जिसकी लंबाई dx, उस एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स df, आई एल बी, आई उसकी लंबाई कितनी dx, आई dx, आई इंटू लंबाई इंटू बी इस वायर का, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स। फोर्स को जहां स्टार्ट किए थे आई एल बी, आई उसकी लंबाई और ये रहा बी, इंटीग्रेट बोथ साइड, लिमिट एक्स स्टार्ट हुआ ए से कहां तक गया ए प्लस एल, ये रहा फोर्स एफ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, एक में मान लो आई वन एक में मान लो आई टू है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन आई टू, डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, log x lower limit a upper limit a plus l, finally result mu naught by 4 pi 2 I1 I2 upper limit log a plus l minus log a, और log c माइनस log d क्या होता है, c बाय d, log a plus l अपॉन a।
क्वेश्चन तो बन गया। अब ये बताओ, इस पर फोर्स लगा, क्वेश्चन थ्योरेटिकल, इसको रख के छोड़ दिए, फोर्स लगा, किधर लगा, ये जाएगा किधर, और कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, घूमते हुए जाएगा, क्या होगा, ये सोचना है आपको। जल्दी सोचो, फोर्स कहां लगेगा। फोर्स जिस पर देखना है फील्ड दूसरे का, यहां फील्ड इसने बनाया, ये रहा फील्ड, ये रहा फील्ड, मुझे किसका फील्ड रहा, इसका फील्ड, फोर्स देखो, फिंगर फील्ड, ये करंट, फोर्स कहां लगा, ऊपर, यहां बड़ा फोर्स लगेगा और यहां छोटा लगेगा। क्यों छोटा लगेगा, यहां से दूर है, तो दूर है तो फील्ड क्या है, वीक, तो यहां ज्यादा और यहां कम। अब सिंपल क्वेश्चन मैकेनिक्स का हो, यहां फोर्स ज्यादा तो ये अधिक एक्सलेट कर गया, ये थोड़ा कम एक्सलेट किया, तो कुछ देर के बाद वायर जो ऊपर जाएगा उसका मोशन प्योर ट्रांसलेटरी नहीं होगा, एक एंड पर बड़ा फोर्स लगा, दूसरे एंड पर कम फोर्स, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, फाइनली डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इट विल मूव अवे। तो उस वायर का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, क्योंकि दोनों एंड पर सेम फोर्स नहीं लगा। तो क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल, टू कंडक्टर परपेंडिकुलर, देन मोशन, इट्स मोशन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, घूमेगा भी और जाएगा भी। एक चीज और विजुअलाइज करो, अभी ड्राइव किए थे, सेम डायरेक्शन तो कैसा फोर्स, अट्रैक्शन, अपोजिट तो रिपल्सन और सेम तो अट्रैक्शन। क्वेश्चन ये, इफ करंट इज सप्लाइड इन स्प्रिंग, ये रहा स्प्रिंग, अब तुम देखो इसके नियरेस्ट वायर को, करंट ये गया, जो आपके सामने है नियरेस्ट, इसमें करंट कहां जा रहा है, नीचे, ये इसमें जा रहा है नीचे, ये गया नीचे, इधर से घूम के आया, फिर यहां देखो, फिर इसमें, रुक तो जाओ, इसमें कहा गया, नीचे, जो घूम के नीचे से आया फिर कहां जा रहा है, नीचे, नहीं समझ में आया, अरे इसमें कहां जा रहा है, नीचे गया, फिर जो दूसरा घूम के आया इसमें कहां जा रहा है, नीचे, तो इस दो में देखो डायरेक्शन सेम है, अपोजिट, सेम तो अट्रैक्शन, करंट इज सप्लाइड इन स्प्रिंग, देन इट्स लेंथ विल कॉन्ट्रैक्ट, करंट जीरो कर दो, इट विल बैक इन नेचुरल लेंथ, डायरेक्ट लिख लो, if current is supplied in spring, current is supplied in spring, then its length will decrease, then its length will decrease, length will decrease, उसका जो लेंथ है वो कम हो गया। इसी बेस पर एनसीईआरटी में एक हाफ पेज का डायग्राम बना हुआ है, और आज जब पढ़ोगे एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट चैप्टर का रहेगा तुमको 80% हो गया, मतलब अगली क्लास में चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सिर्फ करते रहोगे। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बना हुआ है, डायग्राम एक, ये स्प्रिंग है, किसी डब्बे के अंदर भरा हुआ है मर्क्यूरी, लिक्विड मेटालिक, ये है इसमें भरा हुआ है ऐसे जी, स्प्रिंग का दूसरा एंड ये सपोर्ट से लगा हुआ है, और
इस एंड को ये बैटरी और ये रहा स्विच। पहले ये एच देने का पर्पस क्या है? कंडक्टर, ठीक है। ये स्प्रिंग इसके ऊपर जस्ट टच कर रहा है, जस्ट अंदर नहीं डाल दिया, जस्ट ऊपर टच कर रहा है मरकरी का उसका अपर पार्ट। स्विच ऑन किए, सर्किट में करंट गया। तुम सोचो क्या होगा इसके बाद? ऑन किए, करंट गया, फिर क्या होगा? इसकी लंबाई कम हो गई। कहां भागा वो? ऊपर। क्यों? ऊपर से नीचे क्यों नहीं आया? ऊपर बांध दिए। ये फ्री एंड है, कहां गया? ऊपर। जैसे ऊपर गया फिर क्या हुआ? ओपन सर्किट, ऊपर गया, ओपन, करंट जीरो, बैक इन नेचुरल लेंथ, फिर टच किया, फिर करंट, फिर ऊपर गया। स्प्रिंग विल ऑसिलेट। हाँ, एनसीईआरटी ने बोला है कि इसको देखने के लिए ऊपर से झांक के मत देखना। नहीं, इसमें पढ़ना लिखा हुआ है कि नहीं कि एक्सपेंड कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं कहाँ ऑसिलेट कर रहा है। बताओ ऐसा क्यों? नहीं, मरकरी उड़ के ऊपर नहीं आ जाए। चलो, एनीवे पढ़ लेना घर पर, क्या होगा। यहाँ लिख रहे हैं ना, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मोशन ऑफ स्प्रिंग विल बी ऑसिलेटरी। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच motion of spring will be oscillatory. Motion of spring will be oscillatory. आइए किया जाए क्वेश्चन। अब अगली क्लास में चैप्टर का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2016 का है वह, इसमें करंट आई, एक ये स्क्वायर, इसमें भी करंट आई है। चलो एक में नाम दे दिया I1, एक में नाम I2 दे दिया। यहां से यहां का डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L, स्क्वायर है तो ये भी लेंथ L है। पूछा गया था नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप। उस स्क्वायर लूप पर बताना है कितना नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप। सर तो लिखवाए थे क्लोज लूप हो तो नेट फोर्स जीरो होता है, तो आंसर जीरो बोल दो। आंसर जीरो भी है, बल्कि जीरो आंसर नहीं है, बताओ क्यों? क्लोज लूप तो है। और सोच लो, क्लोज लूप तो है, जहां से गया वहीं वापस आ रहा है। नेट फोर्स पूछा कि आंसर जीरो होना चाहिए, लिखवाया था मैंने। सोचो क्यों जीरो नहीं है? थोड़ा ऐसे करो, हाँ सोचो ठीक से। तो मैं वो पॉइंट कटवा दूं, मैं वो पॉइंट कटवा दूं जो लिखवाया हूं कि हमेशा जीरो नहीं होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा। लिखवाया है तो हमेशा ही होगा, ये तो लिखवाता कैसा कि कब कब नहीं होगा। जल्दी बताओ। हाँ, कुछ भी और कुछ बोलना है? और सोच लो, थोड़ा जोर मारो दिमाग पर।
थोड़ा और, थोड़ा और। मैं लिखवाया था बट वहां लिखवाया था यूनिफॉर्म फील्ड, और स्ट्रेट वायर का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने क्या, देखो चेक करो, मैंने क्या लिखवाया था, फील्ड लिखवाया था क्या, चेक करो वहां पर क्या था। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल स्ट्रेट लाइन सब जगह बी सेम, यहां का बी और यहां का बी सेम होगा क्या, इस वायर से ये पास में और वो क्या है, दूर है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। मैं लिखवाया था क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म नहीं इसलिए जीरो नहीं है। निकालो कितना होगा, चलो मेरे साथ ही निकालो यार, बताते जाओ पहले। इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन, इस पर उधर गया, इस पर इधर गया, इस पर इधर गया, इस पर फोर्स तो इसका फील्ड क्रॉस, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस। उस पर फोर्स ऊपर लॉग वाला रिजल्ट, इस पर फोर्स नीचे लॉग वाला, जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आया। और इसका क्या लिखोगे, वही जो निकाले थे लॉग के टर्म में, तो जितना दूरी लॉग में आएगा ये भी उतना ही आएगा, उस पर ऊपर इससे नीचे, ये दोनों इक्वल तो क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन ये पास में है, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन, ये दोनों पर सेम नहीं होगा, इसलिए नेट फोर्स है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म का नॉन जीरो आ गया। नेट फोर्स पूछा गया था, अब तुम बस इतना काम कर दो, वैल्यू रख दो, बस इतना काम कर दो, अट्रैक्शन कितना रिपल्सन का रख दो, आंसर आ जाएगा। रख दीजिए सिर्फ वैल्यू, आंसर आ जाएगा। अट्रैक्शन क्या था, एफ का फॉर्मूला, एफ बाय एल का फॉर्मूला ड्राइव किए थे। अट्रैक्शन म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 डिवाइड बाय डिस्टेंस L/2 इंटू लेंथ, क्योंकि ये था फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ का, इंटू लेंथ कितनी है L, ये हो गया अट्रैक्शन। रिपल्सन उस वायर के ऊपर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2, और उसका डिस्टेंस कितना है L/2 प्लस L, 3L/2 इंटू उसका लेंथ, बस कट कर देना, आ गया आंसर। ठीक है, अब बता दो नेट फोर्स क्या आ गया, नॉन जीरो। क्वेश्चन थियोरेटिकल भी, इस कॉइल का क्या होगा, पास आएगा या दूर आएगा, दूर जाएगा, पास आएगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन ज्यादा और रिपल्सन पास आएगा। कैसे पास आएगा, सीधे पास आ गया, घूमते हुए पास आएगा। अब ये घूमने का कंडीशन तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, बट फिर भी इतना बता दूं मैं,
तुम अपने बॉटल के ढक्कन को, कैप को, एक फोर्स तुम इधर लगाओ, एक फोर्स इधर लगाओ, तो क्या ये घूमेगा? नहीं। एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, तो घूमेगा। तो वहां पढ़ोगे, जब अगली क्लास पढ़ोगे टॉर्क, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन के ऊपर आ गया, तो इस पर लगने वाला टॉर्क कितना? 0। टॉर्क का डेफिनेशन पढ़ोगे अगली क्लास में। तो इस कॉइल पर लगने वाला टॉर्क 0, फोर्स नॉन 0, मोशन ऑफ कॉइल विल बी प्योर ट्रांसलेटरी। मोशन ऑफ कॉइल प्योर ट्रांसलेटरी, नॉट रोटेटरी। मोशन ऑफ कॉइल इज प्योर ट्रांसलेटरी, not rotatory. Motion of coil is pure translatory, not rotatory. coil में कोई रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन, कोई रोटेशन नहीं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, लॉजिकल भी है। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन ये था, ये सर्कुलर कॉइल है, डिवाइड कर दिया इसको ए बी सी डी, 4 सेगमेंट। ध्यान देना भाई, इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई दिया हुआ है। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सुनो ध्यान से, जो क्वेश्चन लॉजिकल ही है। पूछा गया है कि सिगमेंट ए बी, ध्यान सुनना, ये डायग्राम है। क्वेश्चन ये था, फोर्स ऑन सिगमेंट ए बी इज एफ, इस पर फोर्स एफ लगा, तो पूछा गया है फोर्स ऑन सिगमेंट बी सी डी, यहां से यहां पर फोर्स एफ लगा, तो यहां से यहां पर कितना फोर्स लगेगा? लगा दिया तुम अपना पावरफुल दिमाग। अरे माइनस एफ, क्योंकि नेट कितना होना है? 0। नेट 0 तभी होगा अगर इस पर एफ, तो बाकी पर कितना? माइनस एफ, क्योंकि 50। मुझे नेट फोर्स कितना? या एक तरीका और था भाई, कर्व्ड वायर का, इसका इफेक्टिव लेंथ और इधर वाले का इफेक्टिव लेंथ सेम होगा या डिफरेंट होगा? नहीं समझ में आया? बताए थे कर्व्ड वायर हो तो कौन सा लेंथ लोगे? इफेक्टिव। अब बताओ, ये 1/4 था, तो इसका इफेक्टिव कितना? √2r, और इस 3/4 वाले का भी इफेक्टिव कितना? √2r। दोनों का इफेक्टिव लेंथ क्या है? सेम। और नेट होना है 0, तो उस पर एफ, तो इस पर कितना? माइनस एफ। समझ में आया? तो डायग्राम बना के डायरेक्ट आंसर लिख दो, इस बार लगाना सही। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है, तो डायरेक्ट ले लो। फोर्स ऑन सिगमेंट इज, फोर्स ऑन सिगमेंट ए बी इज एफ, फोर्स ऑन सिगमेंट ए बी इज एफ, देन ऑन बी सी डी, then on BCD minus F, because for both segment effective length same। ये डायग्राम भाई, इस सेगमेंट का ये था, ये आर, ये आर, ये सेगमेंट ये है, ये आर, इसका भी एल इफेक्टिव कितना? √2r, और इसका भी एल इफेक्टिव कितना? √2r। दोनों का इफेक्टिव लेंथ सेम है, तो फोर्स क्या होगा? सेम। और 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अपोजिट। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अपोजिट। 12th पार्ट के क्वेश्चन आईटी हो, एडवांस हो, मेंस हो, मेडिकल हो, सब में क्वेश्चन आसान आते हैं। और सिर्फ 12th का अगर परफेक्ट अच्छा से कर लिया जाए ना, तो सिलेक्शन होने के लिए, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए उतना कब होता है? 11th का जितना करोगे उतना रैंक इंप्रूव होगा। बस अगर देखा जाए तो 12th का आउट ऑफ 45 ये क्वेश्चन होते हैं, इसके
जो भी चैप्टर देखोगे एक बार जब बन जाएगा पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंपेरेटिव जो 11th क्लास के टॉपिक में मैथमेटिक्स में हर साल नए क्वेश्चन नंबर तो इनफाइनाइट हो सकता है तो हर साल नए क्वेश्चन बनते हैं बट इसमें बार बार वही सब क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए आईआईटी तक में भी इसके क्वेश्चन बहुत डेप्थ तक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। इस बार थोड़ा टाइम लेना है ना, इस बार सही बोलना। सुनो क्वेश्चन क्या था। डायग्राम ये बना हुआ था, इस पर फोर्स F1 है, इस पर फोर्स F3 है, इस पर फोर्स F2 है और ये सभी रखा हुआ है यूनिफॉर्म फील्ड में। इस यूनिफॉर्म फील्ड में ये रखा हुआ है, 3 वायर पर फोर्स दिया हुआ है, पूछा गया है चौथे पर कितना फोर्स होगा। इस पर F1, उस पर F3, इस पर F2, फोर्स ऑन फोर्थ सिगमेंट। ऑप्शन होगा तो तुम तब बोल देते अच्छा हाँ ये होगा सर, बिना ऑप्शन का थोड़ा तकलीफ तो है। फोर्थ पर लगने वाला फोर्स, थोड़ा सोचो, फोर्थ पर लगने वाला फोर्स। फोर्थ सेगमेंट पर कितना फोर्स लगेगा। मैं आंसर दूं? देखो तो मेरी गारंटी है सब बोलोगे अच्छा हाँ ये तो पता था मुझे। अब मैं लिख दूं, अब हम लिख दें, बोलो। हाँ बोलो बोलो। देखना उसको कोई मारना मत। इधर देखो। कुछ समझ में आया क्या क्या हुआ? सोच लो कितने को समझ में आया। भाई इस 3 का जो रिजल्टेंट होगा उतना ही उस पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस 3 का F3 माइनस F1 और ये दोनों इसके साथ क्या है परपेंडिकुलर। मतलब तुमसे मैं बोलूं है ना, मेरे समझ में आ गया ना। इस 3 का भाई 3 फोर्स मुझे पता है, चौथा मुझे नहीं पता है और मुझे पता है चारों मिलकर कितना है 0। तो 3 ही मिलकर जितना लगाया चौथा उतना ही लगाए, उसके अपोजिट तो 0 हो जाएगा। तो इस 3 का निकालो रिजल्टेंट, ये इसके अपोजिट, ये इसके परपेंडिकुलर, चौथे पर उतना ही लगेगा जितना इस 3 पर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इतना और डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट। तो स्क्वायर का टर्म था इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी। नहीं समझ में आया अभी कि नेट कितना होना है 0, तो 3 का रिजल्टेंट चौथे के इक्वल होगा तब तो 0 होगा।
नेक्स्ट, चलो आगे समझो, ध्यान देना। दो वॉल के बीच एक स्ट्रेट वायर फिक्स है, इसमें करंट इधर जा रहा है I1। एक तार ऊपर है, हवा में झूल रहा है इक्विलिब्रियम में, और एक तार नीचे है, ये भी झूल रहा है हवा में इक्विलिब्रियम में। बताना है ऊपर वाले में करंट किस डायरेक्शन में दें जो इक्विलिब्रियम में रहे, और नीचे किस डायरेक्शन में दें। एक तार ऊपर झूल रहा है, एक तार नीचे झूल रहा है। आप तो सिर्फ बता दो डायरेक्शन ऑफ करंट सो दैट वायर इज इन इक्विलिब्रियम। इसमें करंट किधर दें कि नीचे नहीं गिरे, हवा में इक्विलिब्रियम। नीचे कौन सा फोर्स, mg। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स कहां चाहिए, ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर कब लगेगा, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। क्योंकि अपोजिट के बीच कैसा फोर्स, रिपल्सन। सेम के बीच अट्रैक्शन। तो ऊपर वाले वायर में ये देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स रिपल किया, और ग्रेविटी नीचे इक्विलिब्रियम में। इसी वायर की बात करो, अच्छा इसका वहां मत काउंट करना, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें बात करो, इसका mg कहां, नीचे, तो fm कहां चाहिए, ऊपर। तो इसमें डायरेक्शन सेम। अब दोनों वायर इक्विलिब्रियम में है, आपको बताना है कौन सा वायर स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। सबसे ऊपर का डिसाइड करो, खिसकाना किधर है, अलोंग वाई एक्सिस। ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर, कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल या न्यूट्रल, जो भी है। कौन सा वायर स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। ऊपर का स्टेबल, नीचे का अनस्टेबल। ध्यान दो, तुमने इसको खींच के नीचे कर दिया, mg उतना ही रहा, ऊपर का फोर्स कम हो गया। ये खिसका है, ऊपर का फोर्स कम हो गया, नीचे का फोर्स उतना ही, ऊपर का फोर्स कम कर दिए, कहां भाग गया, नीचे। ऊपर खिसका दो, mg उतना ही, ऊपर खिसका है, ये फोर्स बढ़ गया, कहां भाग गया, ऊपर। ये किस में है, अनस्टेबल। ऊपर का स्टेबल, ऊपर का स्टेबल। ऊपर वायर स्टेबल में है और नीचे का वायर अनस्टेबल में है। जब एसएचएम पढ़ोगे हम निकालेंगे वहां पर टाइम पीरियड याद करने का एक सिंपल तरीका। ये एच हाइट पर है, ऊपर वाले की टाइम पीरियड कुछ वैसा ही जैसा सिंपल पेंडुलम 2π/L/g की जगह 2π√h/g। बट ये कैसे आता है हम ड्राइव करवाएंगे एसएचएम में या नहीं। ऊपर वाले वायर की टाइम पीरियड, ऊपर वाले का स्टेबल इक्विलिब्रियम, तभी वो एसएचएम होगा। जब पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का टाइम पीरियड हम वहां लिखवाएंगे, वहां निकल पाएंगे। ऊपर स्टेबल, टाइम पीरियड 2π√h/g। ये कहां से आता है वहां समझाएंगे। हाँ, यहां तुमसे पूछा जाएगा बताओ एच की वैल्यू, तो बोलोगे एफएम ने एफजी को बैलेंस कर दिया। एफजी का फॉर्मूला एमजी और एफएम का फॉर्मूला μ0/4π 2I1I2 डिस्टेंस वो एच था इंटू एल। अगर ऑप्शन एच के टर्म नहीं हो तो यहां एच निकालोगे और वहां रख दोगे। बट ये सब टाइम पीरियड आईआईटी एडवांस में। बट जब पढ़ोगे एसएचएम तो आप जितने भी चैप्टर 11th 12th के सबका टाइम पीरियड एक जगह निकालेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, कैपेसिटर का हो, मैग्नेटिक इफेक्ट का हो, सबका वहां पर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करना, थोड़ा पहले विजुलाइज कर लो। इस इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल थीटा है, सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं, विजुलाइज करो। इस वायर को यहां रख दिए, ये दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन। आपको सिर्फ ये बताना है, और यहां फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। आप तो पहले सिर्फ ये बता दो उस वायर में करंट बाहर दिया जाए या अंदर, जिससे कि वो वायर फिसल के नीचे नहीं आए, फ्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले ये डिसाइड करो उस वायर में करंट अंदर दिया जाए बाहर, कौन सा फोर्स उसको वहां, कौन सा डायरेक्शन उसको वहां पर रोके रख सकता है, अंदर वाला या बाहर वाला। कौन सा फोर्स उसको, जैसे इसने बोला अंदर वाला चेक करता हूं अंदर का ही। सपोज मैंने इसमें करंट दे दिया अंदर का, मतलब क्रॉस, फिंगर फील्ड करंट फोर्स इधर बिल्कुल सही था। अगर बाहर देते फील्ड करंट, ये बाहर तो कहां खींच लेता बाहर, उसको रोके रखना है तो अंदर। आपको बताना है कितना करंट दे जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। यूज कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, सभी फोर्स को दिखाइए, कंपोनेंट लीजिए और बैलेंस कराइए। कैलकुलेट आई इफ वायर इज इन इक्विलिब्रियम, वायर इज इन इक्विलिब्रियम, सभी फोर्स को दिखाइए, कंपोनेंट लीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। किसके टर्म में, वही MGBIL, इसके टर्म में आंसर आएगा। हाँ बोलिए। MG/BL cos थीटा, एक ऑप्शन ये है भाई, MG/BL cos थीटा। तुम बोलो, अब चुप मत हो जाओ। आइए चेक करते हैं। MG कहां, नीचे,
ये रहा mg। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल किसके, नॉर्मल सरफेस के, ये रहा नॉर्मल। और मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड, करंट उधर, बस ये तीन फोर्स रहा। अब ले लिया जाए कंपोनेंट, बहुत सा तरीका है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, इसको मैंने एक्सटेंड किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। या mg का कंपोनेंट लो या n का कंपोनेंट ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी लो। आइए, ये थीटा, ये कितना थीटा, ये लाइन पैरेलल हो गया, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। ठीक है, अगर मैंने n का लिया, किसी का भी लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n का लिया तो ये कितना n cos थीटा, ये कितना n sin थीटा, किसी का लो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, n sin थीटा किसको बैलेंस किया, fm को, fm को n sin थीटा प्लस किया, fm को, fm का फार्मूला BIL, BIL। क्यों थीटा क्यों नहीं लिया, बिल साइन थीटा होता है, थीटा 90 है। थीटा किसके बीच का एंगल, आई और बी के बीच, आई ए और बी वर्टिकल, तो इस वायर का लेंथ देखो और बी आपस में क्या है 90, इसलिए लिख दिया बिल साइन 90 भाई। वो दूसरा, एन कॉस थीटा को किसको बैलेंस, किसने बैलेंस किया, mg को, डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया, एन एन कैंसल, तो tan थीटा किसके इक्वल, BIL अपॉन mg, यहां से निकल जाएगा। इसको लिख लो, फिर मैं n का नहीं mg का कमल ला के मैं ये आंसर ला दूंगा, ये प्रूफ हो जाएगा। किसी का भी लो, बस सही लेना, आंसर सही आएगा। मैंने n का लिया, ला दिया आंसर, tan थीटा बिल अपॉन mg, इसको लिख लो, फिर मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं n नहीं किसी और का भी लो, आंसर वही आएगा, बस कंपोनेंट सही ढंग से लेना चाहिए। इसको लिखिए, मैं और तरीका बताता हूं, तरीका कोई भी हो, आंसर वही आएगा। बस कंपोनेंट सही ढंग से लेना चाहिए। एन का लो, किसी का भी लो, एन का लो, mg का लो, मैं fm का भी लूंगा, वही आंसर ला दूंगा। मैं fm का भी लेंगे तो वही आंसर। चलो मैं इस बार fm और mg दोनों को दिखा देता हूं। मैं देखो, इसको लिख लिया आपने, याद रखना बस कंपोनेंट सही होनी चाहिए, किसी का भी कंपोनेंट लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दूसरा तरीका, कोई सा भी कंपोनेंट लो, जैसे को पहले मैं भाई इस बार एन का नहीं, मैंने ऐसा किया, ये एंगल थीटा, तो बताओ ये भी कितना हो गया थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा। अब बताओ एफएम का ऊपर का कंपोनेंट, एफएम कॉस थीटा, एफएम कॉस थीटा, और नीचे एमजी का कंपोनेंट ये कितना है एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा। ऊपर खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, एफएम, एन तो खींचेगा नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ऊपर खींच रहा है एफएम कॉस थीटा और नीचे खींच रहा है एमजी साइन थीटा। यहां भी लिखोगे तो एफएम कितना हो गया BIL, BIL उधर ले गए तो किसके इक्वल हो गया mg tan थीटा, वही आंसर आया, और वही आंसर आया। तीसरा और लू, मैंने एफएम कर लिया, mg कर लिया, इस बार और लेते हैं, कहीं का भी लो, कंपोनेंट सही होना चाहिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। लोग यही को सोचते हैं सर किसका कब लें कंपोनेंट, अरे किसी का भी लो, सही ढंग से लेना, आंसर वही आएगा। और लेके बताए, एक तीसरा तरीका बताते हैं, और मैंने बिना कंपोनेंट का फॉर्मूला लामिस, देखो लामिस के लिए वो भी सीख लो। ये तीन फोर्स जहां तीनों का इंटरसेक्ट करे इसको बोलते हैं कनकरेंट फोर्स। ये रहा F1, ये रहा F2, ये रहा F3। F1 के सामने का एंगल अल्फा, F2 के सामने का बीटा, F3 का सामने का गामा। लामिस थ्योरम, F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय
F3 बाय, ये भी अप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। देखो लामिज से समझो, लगा रहे हैं लामिज। लामिज लगाने के लिए उस पॉइंट को ढूंढो जहां 3 फोर्स मिल रहा है। यहां मिल रहा है तीनों फोर्स। एन के अपोजिट साइड का एंगल 90 है। एन के अपोजिट का ये 90, ठीक है। अब आइए mg के अपोजिट जो दो फोर्स है, ये इसके बीच का एंगल थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा। तो mg के अपोजिट है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू बचा fm। अब बताओ ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो यहां से यहां कितना हो गया 180 माइनस थीटा। fm छोड़ के जो बाकी दो फोर्स है उसके बीच का एंगल fm डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा। अब बस इस दो को इक्वेट कर दो, बेसिक मैथ सीखो। साइन 90 में फंक्शन चेंज, तो mg अपॉन ये हो गया कॉस थीटा। इधर गए fm 180 में नो चेंज, साइन थीटा, सेम आंसर। तो कोई सा भी तरीका लगाएं, तरीका सही होनी चाहिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। कोई सा भी तरीका लगाएं। क्या लिख लिया आपने? एक क्वेश्चन यहां और दिख रहा है, वैसा ही क्वेश्चन, इस बार सही बोलना। क्वेश्चन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। सब क्वेश्चन सुनो, लिखना मत। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलोंग है, ए बी के अलोंग है, ठीक है। फिर है बीसी पर लगने वाला फोर्स एफ है। बीसी पर लगने वाला फोर्स एफ है, तो बताओ एसी पर लगने वाला फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए बी, ये रहा करंट। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए बी, force on BC is F, then force on AC। ये भी L है, ये भी L है, ये √2L है। आराम से सोचना, बहुत तुम लोग गलत सोच लिए आज। फिर से सुनो, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग AB, force on BC is F, then force on AC will be। चलो तुम्हारा आंसर सही है, बताओ क्यों? हाँ तो हाँ, गलत आंसर है। सुनो, अब मैं जब पूछ रहा हूं, ये बताओ क्वेश्चन क्या था, फील्ड किसके अलोंग है, ए बी।
मतलब फील्ड कैसा है, वर्टिकल। ये दिखा दिया फील्ड भाई, ये फील्ड है वर्टिकल। अब अपने को पता है कि टोटल फोर्स कितना होना है। इस तीनों में बताओ, अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछूं, सिर्फ यही पूछो, ए बी पर लगने वाला फोर्स जीरो, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू फील्ड। ए बी इज पैरेलल। सिर्फ तुमसे पूछते ए बी पर तो कोई दिक्कत नहीं था सर, आंसर जीरो, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू फील्ड। तो ये तो खुद ही जीरो हो गया। और टोटल जीरो होने के लिए अगर इस पर एफ है तो उस पर क्या होगा, माइनस एफ। आंसर माइनस एफ। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? अरे इस पर खुद पर लगने वाला फोर्स कितना है, जीरो। इस पर तो है ही नहीं, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू फील्ड। इस पर तो है ही नहीं, और इस पर लिखा हुआ है एफ, तो उस पर क्या होना पड़ेगा, माइनस एफ। तब तो बैलेंस होगा भाई, इस पर तो खुद का जीरो है। आज क्या क्या हो रहा है नहीं। लिख दो डायरेक्ट। फोर्स ऑन BC इज एफ, देन ऑन AC विल बी माइनस एफ, क्योंकि इस पर तो है ही नहीं फोर्स यार। और बताएं दूसरे तरीके से, अगर ये नहीं सोच पा रहे हो, सो दूसरा तरीका ये बताओ। मैं अगर तीनों पर फोर्स पूछूं तो आप बोलोगे फोर्स ऑन AB, बी आई लंबाई साइन जीरो जीरो। फिर मैंने पूछा फोर्स ऑन BC, बी आई एल साइन 90। तीसरे पे गए फोर्स ऑन AC, बी आई, उसकी लंबाई एल नहीं, √2L है, और उसका थीटा 90 नहीं 45 है। तो भाई साइन 45 1/√2 होता है, ये दोनों कट गया, तो उस पर भी तो उतना ही आ गया, BIL। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? इसका थीटा क्या है, जीरो, इस पर जीरो हो गया। इसका थीटा क्या है, 90, और उसका थीटा 45। लंबाई ज्यादा है लेकिन थीटा 45 है, तो इसका लोगे लंबाई बी आई, लेंथ है √2L, और थीटा 45 है। √2 कट गया, इस पर भी BIL, इस पर भी BIL, और जीरो होने के लिए अगर ये F है तो इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस एफ। ठीक है, चलो।